वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हॅलो मुलांनो, हाव आर यू? चला, आज आपण तुमचा अक्षर भारतीचा अजून एक स्थूल वाचन जगणे कॅक्टसचे हा आपण आज पूर्ण करू. चला, याची लेखिका कोण? वसंत शिरवाडकर लेखक आहे. याच्या प्रसिद्ध लेखक व साहित्यिक त्यांचे विविध मासिकातून वनस्पती विषयक लेखन प्रसिद्ध आहे. वाळवंटी प्रदेश म्हणजे प्रचंड उष्णता व कोरडेपणा असणारा तसेच रेताळ आणि पाण्याची दुर्भिक्ष असणारा प्रदेश. वाळवंटी मतलब समझ गए ना बच्चे लोग? वाळवंटी का मतलब होता है यानी डेजर्ट, जहाँ पे क्या होता है पूरी तरह से यानी रेत ही रेत होता है. हाँ, यानी आपको मालूम है ना राजस्थान का इलाका कैसे है? ये सहारा का इलाका कौन सा आपको मालूम है ना? यानी राजस्थानी इलाके में जैसे रेगिस्तान इलाका हम बोलते हैं हिंदी में भी, तो वाळवंटी प्रदेश उधर बोलते हैं. वाळवंटी प्रदेशातील कॅक्टस ही काटेरी आणि कमी पाण्यावर जगणारी वनस्पति. कॅक्टस जो है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, पानी कम मिलता है, तो वहाँ के हिसाब से वहाँ के जो वनस्पति हैं यानी उसका नाम है कॅक्टस. तो उसके बाद देखिए उसके ऊपर है वनस्पती या प्रदेशातील इतर वनस्पतीच्या प्रतिनिधित्व करणारी प्रमुख वनस्पती आहे. यानी ये कॅक्टस से सबसे इम्पॉर्टंट है. प्रस्तुत पाठात लेखकाने वाळवंटी प्रदेशात उगवणारा कॅक्टस यानी इस लेसन में राइटरने जो रेतीले इलाके में पैदा होने वाला कैक्टस के बारे में यानी जानकारी दिया है. उसके कैरेक्टर के बारे में यानी इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लेसन में है. तिचे उपयोग, कमी पाण्यात टिकून राहण्याची तिची क्षमता याचे सूक्ष्म वर्णन केलेलं आहे. यानी उसका जो इम्पॉर्टेंट क्या है, हाँ, उसका उपयोग कैसे किया जाता है हम लोग, ठीक है, और वो कम पानी के अंदर किस तरह से टिका रहता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ इस लेसन में है. तो देखिए स्टूडेंट, तो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. तो देखिए वाळवंटी प्रदेश म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रेताळ जमीन. आता या तीन गोष्टी जेथे एकत्र येतात तेथे जीवन कसे फुलणार. यस, जहाँ पे रेतीला इलाका होता है, सूखा इलाका होता है वहाँ पे, ठीक है, और ज़मीन पूरी तरह से ना के बराबर रहता है वहाँ पे. आता या तीन गोष्टी, एक तो गर्मी, पानी की कमी, और वहाँ पे कोई मिट्टी सही नहीं होती है. तो इस प्रकार के इलाके में भी आता या तीन गोष्टी जेथे एकत्र येतात तेथे जीवन कसे फुलणार, जीवन कैसा हो सकता है, यानी जगेगा नहीं जीवन, कोई बनेगा नहीं. पण निसर्ग मोठा जादूगर आहे. यानी जो नेचर है एक बड़ा मैजिशियन है. जादूगर मतलब मैजिशियन. हमारा नेचर ही एक मैजिशियन है. वाळवंटी प्रदेशात खास तेथील अशी जीवसृष्टी आहे. वहाँ पे भी होते हैं जीवसृष्टी. यस बच्चे लोग, मजा आ रहा है ना? ये जीव सृष्टि यू नो क्या होता है? जीव सृष्टि का मतलब यानी एक, जैसे आपको मालूम है जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जीव सृष्टि में गिना जाता है. यस, आगे देखिए वनस्पती आहेत आणि या वनस्पतीवर जगणारे प्राणी आहेत. यानी वनस्पती भी है, वनस्पती पे जीने वाले प्राणी भी है. पाण्याखेरीज वनस्पती व प्राणी जगू शकत नाही हे तर खरेच बराबर. यानी पानी के बिना भले वनस्पति हो प्राणी हो कोई भी जिंदा नहीं रह सकते. पण वाळवंटी प्रदेशांना थोड़े से का होईना पाणी मिळते. ऐसा तो नहीं है कि पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ तो पाणी मिळता ही है. आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की या थोड्याचा पाण्यावर तो तेथे वनस्पति फुलवतो. यानी नेचर की बहादुरी समझना चाहिए. वहाँ पे थोड़े के पानी से अंदर भी वहाँ पे अपने आप को वो वहाँ की वनस्पतियाँ मेंटेन करती है. त्यातले प्राणी जगवतो, वहाँ के प्राणी भी जिंदा रहते. वाळवंटातली जीवनसृष्टी हा खरोखर पृथ्वीवरचा एक चमत्कार आहे. यस डेफिनेटली जो रेतीला इलाका होता है, इस
हमारे धरती पे उस वहाँ के जो जीवन जगने वाला इलाका है, वहाँ पे जो जीव जंतु है, भले पेड़ पौधे, वो जीना एक चमत्कारी है. वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एखादाच पाऊस पडतो, यानी वन टाइम ही होता है स्टुडंट. कधी तर 2-3 वर्षे पावसाचा ठिकाण नसतो. देखिए साल में एक बार बारिश होती है, तो कभी कभी 2-3 बरस तक बारिश होती नहीं है उस इलाकों में. अवर्षणाच्या या प्रदीर्घ काळात हा प्रदेश अतिशय वैराण व वृक्ष दिसतो. जब ऐसा बारिश नहीं होते तो देखो वहाँ की परिस्थिती बहुत गंभीर नजर आती है. तेथे जी काय झाडे व झुडपे असतील त्यावर त्या काळात एकही पान असत नाही. उस समय आप देख सकते हो जो भी पेड़ पौधे होंगे वहाँ के पेड़ पौधे पे एक भी पत्ते नजर नहीं आते. जीवन सुकून सुकून निष्प्राण जाळ्यासारखे वाटते. निष्प्राण मतलब समझते हो ना स्टूडेंट? निष्प्राण का मतलब होता है जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है. दॅट मीन्स विदाउट लाईफ यू कॅन से. ओके. मग एक दिवस पाऊस पडतो आणि एखादी जादू व्हावी त्याप्रमाणे झाडाझुडपांना पालवी फुटते. तो कभी एक दिन बारिश होती है तो देखिए क्या होता है, यानी पेड़ पौधों में धीरे धीरे पत्ते आने लगते हैं हलके हलके. जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेत पडून राहिलेल्या बियामधून रोपे वर येतात और जमीन के अंदर एक सुप्तावस्था में पड़े हुए जो भी बीज होंगे वो भी उनके अंदर जोश आ जाता है. धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है. यस. पाहता पाहता या रोपांवर बरगच्च फुले फुलतात. धीरे धीरे उस जो फुले हुए रोप के ऊपर यानी क्या होता है, फूल भी खिलने लगते. इतके दिवस ओसाड पडलेला भूप्रदेश पाना फुलांच्या हिरव्या पिवळ्या लाल रंगाने एखाद्या बगीच्यासारखा चित्रमय दिसू लागतो. थोड़ा बारिश होने से वहाँ पे देखो अलग अलग कलर के यानी आपको कलर नजर आएंगे. हरा, पीला, लाल, अलग अलग कलर के यानी एक रंग बिरंगी बगीचे की तरह आपको थोड़ा सा वातावरण नजर आएगा. कवीनी म्हटल्याप्रमाणे मरुभूमीची नंदनवन होते. मतलब कोई बोल रहा है ना, कभी कभी बोलते कोई कभी कभी मरुभूमि मरुस्थल भूमि भी क्या होता है, नंदनवन बन जाता है. यानी पेड़ पौधे उगते तो बनेगा ही नंदनवन, डेफिनेटली बनेगा. क्यों? होता है ना. यस, होता है हर जगह पे, हर एक का दिन होता है. पण हे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे थोडाच काळ टिकणारे असते. लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लागतो. ठीक है. और इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो जो थोड़ा दिन के लिए होता है फिर बाद में आग की तरह यानी सूरज की रोशनी फिर गर्मी फेंकती है. हवा तापल्या तव्यासारखी गरम होते. हवा जो है एकदम गरम तवे की तरह यानी गरम हो जाती है पूरा जमीन. आणि पाने, फुले, गवत यानी पत्ते, फूल, गवत यानी आपको तो मालूम है गवत मतलब क्या होता है, घास, करपून जाऊन जमिनीत त्याचा भुगा होऊन पडतो. सब कुछ यानी मुरझा जाते हैं. वाळवंटाचे ओसाड भका जीवन पुन्हा सुरू होते. पण एक गोष्ट होते, रोपाना आलेल्या बिया मातीत पड़ता. जो रोप होते हैं उनके जो आए बीज वो मट्टी के अंदर पड़ा रहता है. त्या पुढील वर्षांचा पाऊस येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात. लेकिन आने वाले बारिश के इंतजार में वो पड़े पड़े जमीन में रहते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है वो बीज. तो आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए ये आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको रेतीले मरुस्थली इलाके में पाए जाने वाले वनस्पति. पाऊस आला की उगवायचे आणि पाऊस संपून कोरडा हंगामा आला की बियांचे रूपे मातीत पडून राहायचे. हा जो वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार तो अवर्षण टाळणारा आहे. देखिए इसमें क्या होता है, बारिश आया तो देखिए खिल जाता है और बारिश नहीं है तो सूख जाना. वाळवंटी प्रदेशात उगवणारे वनस्पतीचा आणखी एक प्रकार आहे तो अवर्षणाचा प्रतिकार. यानी जैसे बोलते ना, यानी आप सूखा पड़ जाता तो भी उसका प्रतिकार करते जीने की इच्छा.
करणारा आहे. या वनस्पतीत पाऊस पडतो तेव्हा जे काय पाणी मिळवता येईल तेवढे स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात. मतलब ये जो ये देखिए ये जो वनस्पति है ना स्टूडेंट, ये अपने अंदर पानी को जमा करके रखते हैं जब तक, यानी उनको जीना है तब तक के लिए वो पाणी जमा करके रखते हैं आणि कोरड्या हंगामात अगदी मंद गतीने वाढत राहतात. मतलब जो सूखा रहता है तो अपने अंदर के पानी का इस्तेमाल करके वो बढ़ते रहते हैं. अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या या वनस्पतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचे कॅक्टस, यानी इस प्रकार के सूखे इलाके में एक कॅक्टस का वेरी इंपॉर्टेंट भाग होता है. कॅक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको, म्हणजे आप लोग को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हो, ऐसा कहने का मतलब है. कॅक्टस आता आपल्या दिवाणखान्यात येऊन पोचला आहे. आजकल देखो ड्राइंग रूम में भी लगाते लोग. कॅक्टस बागेत तर लावतातच, पण मनी प्लांट प्रमाणे कॅक्टसच्या शोभेच्या कुंड्या अनेक घरातून दिसतात. मतलब आजकल लोग डेकोरेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए घर में कॅक्टस के पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए. अगदी थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमुना दाखवण्यासाठी निसर्गाने जणू काय कॅक्टसची पैदास केली आहे. सोच सकते हो थोड़े से पानी में कैसे जीना है. तो इसी तरह इंसान को ये बताया जाता है, थोड़े से जो भी चीज़ हमारे पास है उस थोड़े में खुश रह के हमें कैसे जीना है ये हमारा बताते हैं ये कॅक्टस. वाळवंटी प्रदेशाचा कॅक्टस हा अगदी खास प्रतिनिधी आहे. कॅक्टसच्या अनेक जाती आहे. सॅग्वारो, ठीक आहे, तो हा कॅक्टसचा राजा. सॅग्वारो कोण? कॅक्टसचा राजा, यानी राजा होता ये राजा, यानी किंग. तो 50 फूट उंचीपर्यंत वाढतो. म्हणजे कॅक्टसचा राक्षसच तो, यानी वो कॅक्टस का राक्षसी बोल सकते. त्याची वाढ इतकी मंद असते की 50 फूट. देखो आगे स्टूडेंट, 50 वर्षात तो फक्त 3 फूट वाढतो, यानी 50 बरस में वो सिर्फ 3 फूट ही बढ़ता है. इसका मतलब है वो. आगे देखिए, आणि 200 वर्षे जगतो. 2000 साल जिंदा रहता है. म्हणजे आज उभे असलेले काही सॅग्वारो कॅक्टस दुसरे बाजीराव पेशवे यांचे काळापासूनच आहेत. मतलब आज का जो कॅक्टस है हो सकता है दूसरे बाजीराव के ज़माने से आपके पास हो, ऐसा बता रहा है. तसेच सॅग्वारोची 50 वर्षात 3 फूट वाढ होती. यानी सॅग्वारो जो है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो सिर्फ 50 बरस के अंदर केवल 3 फूट बढ़ता है. या हिशेबाने एक माणूस त्यांच्या संबंध आयुष्यात सॅग्वारो कॅक्टस फार तर त्याच्या कमरेचा थोडासा वरपर्यंत वाढलेला आहे पाहिजे. मतलब सिर्फ कमर तक बढ़ेगा इंसान के बढ़ने तक. सॅग्वारो उसके ज़िंदगी तक, 50 बरस के ज़िंदगी तक. सॅग्वारो कॅक्टस हा असा राक्षस तर काही कॅक्टस तुमच्या हाताच्या अंगठ्याच्या पेर्या इतके चिमुकले. कॅक्टसच्या झाडांनी आवर्षणाचा प्रतिकार करण्याची निरनिराळी तंत्रे पैदा केलेली आहे. यानी कैक्टस का जो पेड़ है वो अलग अलग प्रकार के रूप में वो अपने आप में यानी क्या होते हैं, बदलाव लाते हैं. त्यांची सगळी अंगरचना पाणी साठवण्यासाठी असते. उसकी जो अंगरचना होती है पानी को जमा करने के लिए होता है. म्हटले तरी चालेल, ऐसा बोल भी सकते हो आप लोग को, वो पानी को जमा करने के हिसाब से. बघा पुढे स्टुडंट, तर काही कॅक्टस चेंडूच्या आकाराचे तर काही खांबाच्या आकाराचे. यानी कुछ कैक्टस यानी बॉल की तरह होते हैं, कुछ खंबे की तरह होते हैं. आपल्या अंगाच्या कमीत कमी भाग कोरड्या हवेला उघडा पडू द्यायचा. यानी अपने शरीर का कम भाग यानी वो सूखने के लिए रखा रहता है. अशी कॅक्टसची धडपड असते.
बहुतेक कॅक्टस गडीदार असतात, यानी बहुत सारे जो कॅक्टस होते एकदम अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के मोड वाले होते. या गड्याने दोन गोष्टी साधतात. एक अशी की गड्यांच्या आतला भाग कोरड्या यानी उसके अंदर एक के बाद एक परत बोलते ना वो, यानी परत के अंदर का जो भाग होता है सूखा गरम हवेपासून सुरक्षित राहतो. दुसरी अशी की या गड्यांना पानाळीसारखा उपयोग होतो और उनकी जो परत होती है ऊपर, जैसे बोलते हैं ना छेद, छेद के अंदर जैसे हमारे शरीर में देखिए पोर्स होते ना, पोर्स उसी तरह जेव्हा जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचे पाणी या पानाळ्यामधून खाली वाहत जाऊन थेट मुलांना मिळते. यानी उसके जो पानी होता है उनके जस्ट रूट तक पहुंचाने का काम ये पानाळ्यामधून होतात. झाडातले बरेचसे पाणी त्यांची पाने वाष्पीभवनाने गमावतात. यानी वाष्पीभवन का मतलब होता है एवोपरेशन, यानी जितना भी पानी होता है यानी वो एवोपरेशन होने में चला जाता है. ठीक है, म्हणूनच कॅक्टसचे झाडाचे पान ही गोष्ट वर्जच करून टाकली आहे ना, मतलब उसके ऊपर है ही नहीं है पत्ते, पान मतलब पत्ते है ही नहीं. कॅक्टसचे रोप लहान असते, छोटे होते हैं तेव्हा त्याला 2-4 छोटी छोटी पाने येतात. जब छोटे होते हैं तो 2-4 मतलब पत्ते आते हैं तेवढीच. नंतर कॅक्टसचे झाड बिन पानाचे राहते. इसके बाद जो बिना यानी पत्तों का ही होता है. कहने का मतलब कॅक्टसच्या झाडात रसदार गर असतो, यानी एक रसदार गर अंदर रहता है वो. त्यावर प्राण्यांच्या धाडी पडण्याचा मोठा धोका, पण कॅक्टसच्या झाडाने याचाही बंदोबस्त केला. देखो वो तो जो भी प्राणी आते उसे खा सकते, बट कैक्टस ने उसके लिए भी बंदोबस्त किया है. क्योंकि आगे देखो अनेक कॅक्टसच्या झाडांच्या अंगावर धारदार बोसरे काटे पसरलेले असतात. कहने का मतलब काटे लगे रहते कुछ कैक्टस पे, तो वो काटे चुभ जाएंगे ना, प्राणी उसको मुंह लगाएंगे तो उसको काटे लगेंगे, तो फिर कैसे खा सकते. काय विषाद आहे. मग प्राण्यांची त्याला तोंड लावण्याची. अब बताओ ऐसे अगर मान लो कांटों में कोई भी प्राणी अपना मुंह लगा के खा सकते हैं क्या? बोलो नहीं ना. यस, नहीं खा सकते. कांटे वाले होंगे तो कैसे मुंह लगा सकते हैं. यस, आगे देखिए. कॅक्टसची सारी धडपड मिळेल तेवढे पाणी स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्याकरता असते. यानी इतना पूरा वो झंझट क्यों करता है, अपने अंदर पानी बचा के रखना है जीने के लिए. ये पाणी त्यांना अर्थातच त्यांच्या मुळ्यामधून मिळते. यानी उनके कहाँ से मिलता है, मूल, यानी उनके जो अंदर के जो मूल होते जमीन के अंदर जड़ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उससे थोड्या वेळात पुष्कळ पाणी शोषून घेता येईल अशी या मुळांची खास रचना. यानी उनके अंदर थोड़े समय में ज़्यादा पानी खींचने की क्षमता होती है. पाऊस बघा, पाऊस पडतो तेव्हा सुद्धा उन्हाचे भाजून निघालेल्या वाळवंटाची जमीन फारच थोडे पानी शोषून घेऊ शकते. यानी बारिश जब भी होती है तो देखिए आपको तो मालूम है जो ज़मीन होता है वहाँ का जो वालवंटी यानी रेतीला ज़मीन तो कम पानी खींचता है. इसके लिए इसके कैक्टस के जो यानी मूल होते हैं, झड़ होते हैं, वो तुरंत खींच के रख लेते. या अडचणीवरही कॅक्टसच्या झाडाने मात केली आहे. कॅक्टस आपली मुळे लांब लांब पसरवते. इसीलिए जो कैक्टस है अपना जो यानी जड़ होते लंबे लंबे तक फैला के रखते हैं आणि भोवतालच्या जास्तीत जास्त क्षेत्रातले पाणी शोषून घेते. अगल बगल के जितना भी है पानी वो शोषून यानी खींच के यानी एब्जॉर्ब करना बोलते. शोषून मतलब एब्जॉर्ब करना. सेग्वारो कॅक्टसचा मुळ्या या मुळेस 50 फुटापर्यंत लांब असतात. देखो सेग्वारो का जो मैंने बताया उसका जो जड़ होते हैं कितने जड़ उसके 50 फीट लंबे होते हैं. वाह, तो समझ में आया ना बच्चे लोग, मज़ा आ रहा है ना. यस, वीडियो को पूरा सुनना, वीडियो को बिल्कुल
आप लोग स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखिए स्टूडेंट, कॅक्टस हे अमेरिका खंडातले झाड आहे। अब बताइए ये किधर का है? अमेरिका का है। एक्चुअली देखा जाए तो झाडासंबंधी आपल्या ज्या कल्पना असतात त्याचा कॅक्टसमध्ये संपूर्ण अभाव असतो। यानी पेड़ पौधों का जो भी हम लोग सोचते हैं वो कॅक्टस में सब कुछ अभाव होता है। झाड म्हटले म्हणजे बुंदा, बुंद्याचा वर चौफेर, फांद्या, फांद्यांचा डाळ्या, डाळ्यांचा पाने, असे झाडांचे डेरेदार रूप आपल्या दृष्टीसमोर असते। मतलब देखिए पेड़ बोलेगा तो आपको समझ में आता होगा, पेड़ के लंबे लंबे तने होते, जड़ होते, उसके बाद उसके अंदर फल फूल सबके बारे में हम लोग अंदाज़ा लगाते। बट कॅक्टस का ऐसा नहीं होता है। कॅक्टस मध्ये असे काही नाही, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कॅक्टस म्हणजे वरच्या बाजूला निमुळता होत गेलेल्या एक सरळ सोट खांब, यानी एक सीधा लंबा बढ़ने वाला खंबा। कॅक्टसला फांद्या असतात पण त्या सुद्धा या सरळ सोट खांबासारख्या। यस, फांदा होता है, तने होते हैं, उसके तने होते, लेकिन क्या है वो एक खंबे की तरह बढ़ते रहते। सॅग्वारो कॅक्टस हा तर हात वर करून उभा राहिलेल्या एखाद्या मोठ्या बाहुल्यासारखा दिसतो। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा यानी खिलौना, यानी आपको बहुत बड़ा खिलौना अपने हाथ को फैला के खड़ा है ऊपर, ऐसा लगता है। कॅक्टसच्या सुमारे 1000 जाती आहे। 1000 व्हरायटी आहे कॅक्टस के। कितने हैं स्टूडेंट? 1000। यस, त्यातील अनेकाचे आकार मोठे विचित्र असतात, यानी डिफरेंट टाइप के, यानी उनके जो ढांचे होते हैं उनका स्ट्रक्चर अजीब होते हैं। एका कॅक्टसचे नाव आहे सयाळ कॅक्टस। एका नाम क्या है? सयाळ, कारण तो कुंपणाच्या आश्रयाने राहणाऱ्या सायाळासारखा दिसतो। यानी वो सयाळ की तरह दिसता है, एक लंबा सा, ठीक है। दूसरा एक कॅक्टस अस्वलासारखा दिसतो, यानी एक बैर की तरह दिखता है। अस्वल मतलब समझते हो ना, बैर, बैर यानी समझते हो ना, भालू। यस, भालू भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बैर बोलते हैं, और मराठी में उसे अस्वल बोलते हैं। यानी अस्वल के तरह नजर आता है एक कॅक्टस करके बताया जा रहा है। आगे देखिए स्टूडेंट, म्हणून त्याला अस्वल कॅक्टस असे म्हणतात। इसके लिए उसे अस्वल कॅक्टस भी बोलते। एक कॅक्टस थेट पिंपासारखा दिसतो म्हणून त्याला पिंप कॅक्टस म्हणतात। पिंप की तरह दिखता है, यानी एक पूरा एक आपको मालूम है ना, पानी डालने वाली टंकी की तरह। सांबाराच्या शिंग्यासारख्या दिसणारा कॅक्टसला सांबर शिंग याला म्हणतात। यानी सांबर शिंग मतलब जो आपको मालूम है ना, जो हिरन की जो मेल वर्जन होता है, ठीक है, वो। कॅक्टसला सर्वसाधारणपणे पाने येत नसली तरी काही कॅक्टस सुंदर फुले व रसदार फळे येतात। देखो कोई कोई कॅक्टस में भले पान नहीं आता, पान मतलब पत्ते, पत्ते नहीं आते, लेकिन वो सुंदर फूल भी निकलते हैं और उसमें कुछ रसदार फल भी निकलते हैं उसमें। सॅग्वारो कॅक्टसला शेंड्यावर येणारी फुले पुष्कळशी फुलासारखे गेंदेदार असतात। यानी यह आपको मालूम है कॅक्टस सॅग्वारो जो आपने अभी मैंने नाम पढ़ा है उसमें भी फुले आते हैं, लंबे लंबे रेशेदार। ही फुले फुल्ली की थोड़ा काळा होईना बिचारा ओसाड वालवंटाला सौंदर्याचा स्पर्श होतो। यानी ये जो सॅग्वारो के ऊपर जो फूल आते हैं, थोड़ी समय के लिए समझो ये पूरे से वालवंट मतलब ये रेतीले इलाके को ऐसा सौंदर्य यानी नेचुरल ब्युटी प्रदान होती है। यस, अमेरिकेतले रेड इंडियन लोक पूर्वीच्या काळी सॅग्वारो कॅक्टसचा अनेक प्रकारे उपयोग करून घेत असत। यानी इससे पहले अमेरिका के जो रेड इंडियन लोग हैं वो लोग सॅग्वारो को उन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया। अवर्षण्याच्या काळात कॅक्टस चेचून ते त्याचे पाणी काढत आणि तहान शमवण्यासाठी ये पानी पीते। यानी देखिए जब कभी मान लो गलती से कभी बहुत सूखा पड़ जाता है तो इस प्रकार के
जो कैक्टस है उसको तोडा जाता है, उसके अंदर के पाणी को निकाल के लोक पिते. सॅग्वारो कॅक्टसला फळे येतात, त्यामधला गर कलिंगडाच्या गरासारखा असतो. जो सॅग्वारो कॅक्टस है अंदर का जो चीज होता है कलिंगड की तरह रहता है. रेड इंडियन लोग ही फळे चवीने खात असत. यानी जो रेड इंडियन के लोग हैं ये फल जो है बड़े प्यार से खाते थे. फळांच्या घरात साखर घालून तो मोरावळ्यासारखा टिकवता येतो. उसमें शक्कर डाल के भी लंबे समय तक रख सकते हैं. रेड इंडियन लोकांचे हेही एक खाद्य असते. यानी रेड इंडियन लोग वहाँ के अमेरिका के लोग हैं, वो लोग उनका एक प्रकार का मेन्यू था खाने वाला. वर पिंप कॅक्टसचा उल्लेख केला आहे. त्याचा उपयोग वाळवंटातून प्रवास करणारे लोक तहान भागवण्यासाठी, यानी तहान भागवना मतलब होता है प्यास बुझाना. यस, प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते. मात्र त्याचे पाणी काढणे फार जिकिराचे काम आहे. लेकिन पाणी निकालना बहुत झंझट वाला काम है. या कॅक्टसला फार काटे असतात. बहुत इसमें काटे होते. ते आधी तोडून काढावे लागतात. उस काटे को निकालना होता है. नंतर कॅक्टसचे घट्ट साल सोलून त्याचा मतलब उसके ऊपर का जो छिलका निकालना पड़ता है, काटे निकालना पड़ता है. त्याचा गर काढायचा आणि तो वेचून त्याने पाणी काढायचे. तब जाके उसमें से पानी निकाला जाता है. पानी मिलणार ते अर्धा किंवा पाव वाटी. और वो भी पानी निकलता है कितना, अर्धा या पाव वाटी. आणि त्याची चव सुद्धा अतिशय तुरट. और वो भी पानी कितना, कसेला. तुरट का मतलब होता है कसेला. आपको मालूम है ना, फिटकरी की तरह. फिटकरी समझते हो ना, फिटकरी की तरह वो पानी रहते हैं. ताणलेला व्याकुळ झालेला प्रवासी अगदी निरुपाय झाला तरच हा खटाठोप करी. यानी जब कहीं पे कुछ भी सहारा नहीं होता तो तब जाके इसके ये क्या करते, पानी निकालते. सयाल. आगे देखिए सयाल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम लोग. सयाल, तो सयाल जो कॅक्टस है, सयाल कॅक्टसची फळे मात्र स्ट्रॉबेरी सारखे चवीला मधुर असतात. देखा, जो सयाल जो कॅक्टस है किसकी तरह होते हैं, स्ट्रॉबेरी की तरह. वाह, क्या बात है, मुंह में पानी आया ना स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते. ये स्ट्रॉबेरी के तरह मज़ेदार यानी टेस्टी होते हैं बच्चे लोग. देखिए आगे, वाळवंटी प्रदेशात बहुतेक झाडांना काटे असतात. त्याला खास कारण आहे. इसीलिए जो रेतीले इलाके में बहुत सारे पेड़ों को काटे होते, इसका यही रीज़न है. ओल्या प्रदेशात ही काटेरी झाडे जनावरांनी ओर बाडून खाऊन टाकली तरी पाण्याची पंचायत नसल्याने ती पुन्हा लवकर उगवून येतात. वाळवंटी प्रदेशात हे शक्य नाही. पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे झाड एकदा गेले की गेले. यासाठी या प्रदेशला झाडांनी काट्यांची शस्त्रे परजून स्व संरक्षणासाठी खबरदारी घेतली आहे. मतलब देखो, खास तौर पे जो रेतीले इलाके वाले जो पेड़ पौधों को भगवान ने काटे इसलिए दिया है कि देखिए, एक बार काटे अपने को खुद की बचाव के लिए वो काटे होते हैं. उनका पानी जो जमा करके रखते हैं उसके इस्तेमाल करके वो बढ़ते हैं. यानी वो जो वृक्ष होते हैं स्वयं के लिए सेल्फ यानी प्रोटेक्शन के लिए वो उनके काटे होते हैं, वो कैक्टस के. इसके लिए क्या है, यानी इसीलिए भगवान ने उसे ऐसा बनाया करके बता रहा है. तो ये जो है लिया गया है, ये स्थूल वाचन किशोरी जानेवारी 1983 इस टॉपिक से लिया गया है. तो देखिए स्टूडेंट, इसके 2-3 यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया है. दुर्भिक्ष मतलब अभाव, कमतरता, दुष्काल मतलब पर मरुभूमि, वालवंट यानी रेतीला भूमि. तो आई होप स्टूडेंट बहुत सुंदर और मज़ेदार लेसन था ये, और आप लोग को ज़रूर मज़ा आया होगा. तो दोबारा इसको समझना है तो इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड कीजिए. दोबारा एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार हो सकते हैं आप लोग दोबारा देखिए और एक एक वर्ड को आप अच्छी तरह से समझिए और आप लोग को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो स्टूडेंट, इसके लिए तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट.
अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारे 10th के एसएससी के महाराष्ट्र बोर्ड के सारे लेसन आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इजीली हर एक लेसन घर बैठे आप फ्री में पूरी तरह से सीख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, बाय बाय बच्चे लोग, टेक केयर।